सर कौन सी 3 ऐसी मेजर बातें हैं जो हाइब्रिड फंड में कोई निवेश करना चाह रहा है तो उसे ध्यान रखनी ही चाहिए, जिन बातों को वो अवॉइड नहीं कर सकता अगर कोई ऐसे बड़े फैक्टर्स हैं तो? देखिए, बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं, कम से कम 6 से 7 सब कैटेगरीज हैं। तो पहले तो आपका, अगर आप समझ सकते हैं, या तो कोई वित्तीय सलाहकार की आप मदद लीजिए, उनके साथ बैठिए, क्योंकि वो आपका रिस्क प्रोफाइल, आपकी सिचुएशन को अच्छे से समझकर आपको सुझाव दे सकता है। पहले तो आपका रिस्क प्रोफाइल समझिए कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, आपका झुकाव इक्विटी की तरफ ज़्यादा है कि डेट की तरफ ज़्यादा है, तो उस तरह से आप हाइब्रिड फंड का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा, आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है, आप कितने साल तक आपको पैसा बना के रखना है, देना है, राइट, और आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। और फंड की स्ट्रैटेजी समझिए, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, तो कौन सा फंड किस तरह से मैनेज करता है, राइट। क्योंकि डायनामिक एसेट एलोकेशन में भी बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजी से फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। तो पहले तो वो फंड को समझिए, फंड की स्ट्रैटेजी को समझिए, टाइम ड्यूरेशन को निश्चित करिए, रिस्क प्रोफाइल को समझिए, और फिर ही आप ऐसे कैटेगरीज में निवेश करिए। अब सर सवाल मेरा आपसे ये है कि बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड में किस तरीके की कंपनियां शामिल होती हैं यहाँ पर? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये इंडेक्स फंड है हर्ष, कि जहाँ पे आप पहले तो टॉप 100 कंपनीज जो होते हैं, 1 नंबर से लेकर 100 कंपनी, राइट, उसमें से जो पहली टॉप 30 कंपनीज होती हैं वो सेंसेक्स में आती है। अगली जो 30 कंपनी होती है, जैसे आपने बताया कि 31 से लेकर 60 नंबर की जो कंपनीज होती हैं वो नेक्स्ट 30 में आती है। तो अगली 30 कंपनी जो होती है सेंसेक्स के बाद, जो अगली 30 कंपनी है उसके अंदर ये निवेश करेगी। और ये सेंसेक्स में निवेश नहीं करेगा, पहले तो ये लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो 31 नंबर से कंपनी लेकर 60 नंबर की जो कंपनी होती है उसमें करेगा। तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का ये प्रपोजिशन है। हमने नेक्स्ट 50 सुना था, बट अभी नेक्स्ट 30 भी आने लगे हैं। तो एक ऐसा कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल लार्ज कैप, यानी मिड कैप से लेकर लार्ज कैप वाली जैसे थॉट प्रोसेस रखती है कंपनियां, वैसे वाले कंपनीज में ये निवेश करेंगे। जी सर। सर, इस तरीके के फंड में किन लोगों के लिए निवेश का जो है सही ऑप्शन हो सकता है? देखिए, जो लोग ऑलरेडी सेंसेक्स में निवेश कर रहे हैं, या तो आप कहो कि इंडेक्स में निवेश करते हैं, स्पेशली जो निफ्टी 50 है या सेंसेक्स की 30 कंपनियां हैं, अभी उनको अपना एक्सपोजर, उनका जो दायरा है उनको वो बढ़ाना है। वो सोच रहे हैं कि भाई जो सेंसेक्स के बाद वाली जो 30 कंपनियां हैं वो काफ़ी पोटेंशियल कंपनी हो सकती है। क्योंकि देखिए, ग्रोथ जो है, जो रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये अगले 30 जो कंपनियां हैं वो उसमें से ज़्यादा रिटर्न्स बन सकते हैं, निकल सकते हैं, राइट। तो ऐसे जो निवेशक की सोच है कि भाई सेंसेक्स में तो मैं निवेश कर ही रहा हूँ, बट मुझे मेरा और रिटर्न्स का पोटेंशियलिटी और बढ़ानी है, ग्रोथ को और बढ़ाना है, राइट। तो जो वो निवेशक सोच रहे हैं और जिनका टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली प्योर इक्विटी है, तो कम से कम 5 साल 7 साल का टाइम ड्यूरेशन दे सकते हैं, वही निवेशक ऐसे वाले फंड्स में निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। बिल्कुल सर। और हम लोग लगातार देख रहे हैं नए नए इंडेक्स बन रहे हैं। निफ्टी अल्फा इंडेक्स बना सर, एक निफ्टी ग्रो सेक्टर इंडेक्स बनता हुआ दिखा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके का फंड आता हुआ, यहाँ पे इन्फो आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे कि निप्पॉन इंडिया बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड। आपने इसको अच्छे से समझाया यहाँ पर। लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये है कि आपको कैसा नज़र आ रहा है ये फंड, क्या आपकी निवेश की सलाह रहेगी यहाँ पर? देखिए हर्ष, मैं थोड़ा सा इंडेक्स फंड्स जो होते हैं, यानी पैसिव स्ट्रेटजी होती है, उसमें मेरा झुकाव थोड़ा सा कम है। हालांकि स्पेशली जो कह सकते हैं कि लार्ज कैप सेगमेंट है, वो एक सेगमेंट में आप डेफिनेटली एक बार सोच सकते हो पैसिव में निवेश करने का। बट जब आप सोच रहे हो कि आपका टाइम ड्यूरेशन 10-15 साल है, आप मिड कैप में निवेश कर सकते हैं, स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं, तो जब ऐसा कुछ पोर्टफोलियो बनाना है तो आप एक्टिव फंड के तरफ जा सकते हैं, सोच सकते हैं। बट हाँ, अगर आप ओवरऑल ब्रॉड वे में सोचे कि भाई आपको एलोकेशन क्या करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का, तो मैं अभी भी ऐसा कहूँगा कि भाई 80%, 70 to 80% का एक्सपोजर आपको एक्टिव में रखना चाहिए
और 20-30% का एक्सपोजर आप पैसिव में रख सकते हैं, क्योंकि पैसिव में काफ़ी अच्छे से डाउनसाइड प्रोटेक्ट होता है, इंडेक्स को फॉलो करता है, ज़्यादा यानी बाहर जाना या अंदर आना ऐसा ज़्यादा होता नहीं है स्टॉक्स का, राइट, एक्टिवली मैनेज नहीं होता है। तो वो केस में अगर सोचे तो पैसिव काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। आपको ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रखना है, आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो इक्विटी को लेकर भी, तो आप पैसिव में निवेश कर सकते हैं। बट जब आपके पास टाइम ज़्यादा है और स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करना है तो एक्टिव स्ट्रेटेजी में जा सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर सर, और जो व्यूअर्स हैं उनके लगातार सवाल आ रहे हैं कि शंकर जी की, तो जो शंकर जी मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप हिंदी या इंग्लिश भाषा में भेजेंगे तो और आसानी होगी और हम लोग आपके जो सवाल का जवाब दे पाएंगे। हमारे साथ जो दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं वो सवाल का जवाब दे पाएंगे। मुझे लग रहा है कोई टेक्निकल इशू है, लेकिन सर के साथ हम लोग फिलहाल के लिए, क्योंकि पूरा हमने कोशिश करी एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को समझाने की कि हाइब्रिड फंड को लेकर किस तरीके की यहाँ पर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए यहाँ पर, और पूरी कोशिश की गई यहाँ पर कि तमाम चीज़ों को, बहुत जो मुश्किल जो डेफिनेशंस है या मुश्किल जो चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको पेचीदा चीज़ें लगती है उसको आसान तरीके से हम आपको समझा सकते हैं। जी, एक बार मैं आपके लिए सम अप कर देती हूँ जो भी की पॉइंट सर ने बताए हैं इस बातचीत में, कि स्टॉक मार्केट अगर लो है तो पहली बात तो घबराने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड से अगर आप निवेश कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तो ये अच्छा मौका है एंट्री के लिए। दूसरा, लिक्विडिटी की अगर आपको चिंता नहीं है और लॉन्ग टर्म आपका गोल है निवेश का, तो हाइब्रिड फंड्स आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। हाइब्रिड में SWP भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश कर रहे हैं, छोटी अवधि के लिए SWP अच्छा ऑप्शन हाइब्रिड में नहीं है। इसके अलावा कंजर्वेटिव हाइब्रिड की तरफ अगर जा रहे हैं तो 3 से 5 साल का जो है एक आप इन्वेस्टमेंट का गोल लेके चलिए, इससे कम नहीं। इसके अलावा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की तरफ अगर जा रहे हैं तो उसमें भी मिनिमम 5 इयर्स आपको लेके चलना चाहिए। साथ ही मल्टी एसेट एलोकेशन भी आपके लिए अच्छे फंड्स हो सकते हैं। ये आपके पैसे को एक बैलेंस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। निवेश मतलब निवेश पे जो आपका रिटर्न आता है वो भी एक बैलेंस तरीके से अच्छा आता है। इसके अलावा 20 से 30% का एलोकेशन हाइब्रिड फंड्स में अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया, रिटायर्ड लोगों के लिए भी एक अच्छा फंड क्रिएट कर सकता है। और कैटेगरी को एक्सप्लोर करिए इसमें निवेश करने से पहले, साथ में फंड की स्ट्रैटेजी भी ज़रूर समझिए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद विराल सर, आप जुड़े हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से और तमाम तरह की जानकारी आपने साझा करी। उम्मीद करते हैं फिर आप एक बार जुड़ेंगे और जो कीमती इम्पोर्टेंट शो से जुड़ी जानकारी होंगी या फिर जो अप ट्रेंड देखने को मिलेगा उससे जुड़ी तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के साथ साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया हर्ष, शुक्रिया दिव्या। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी, तो आपने जाना कि हाइब्रिड फंड कैसे बाजार के उतार चढ़ाव में एक संतुलनकारी रोल निभा सकते हैं, एकदम बैलेंस्ड जो रोल होते हैं वो निभा सकते हैं इसमें। यदि अगर आप साफ तौर पे इक्विटी और डेट के बीच संतुलित निवेश चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड आपके लिए एक बेहतर विकल्प बन सकते हैं। जी दिव्या, निवेश से पहले अपने वित्तीय लक्ष्य और जोखिम रिस्क की क्षमता को जरूर समझें और फिर एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का फैसला लें। बिल्कुल। तो आज का ये शो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।